उधर रेशमा भी गुस्से में आकर तांत्रिक द्वारा दी गई उस जड़ी को खा लेती है और तभी अजीब सा कुछ होने लगता है। उसे लगता था कि अब वह मर जाएगी, लेकिन नहीं। उसके बदन में एक गर्म लहर दौड़ती है और देखते ही देखते राजकुमारी रेशमा का शरीर मरने के बजाय और भी अधिक सुंदर और जवान होने लगता है। ये क्या हो रहा है? वह चौंकती है, डरती है, पर एक अजीब सी शक्ति भी अपने अंदर महसूस करने लगती है। उधर चोर जुगराल फिर से उस लड़की को नागेश्वर के लिए लाने के प्रयास में गहराई से सोच विचार करने लगता है। तभी उसे अपने एक पुराने साथी की कही बात याद आ जाती है, जब उसने हंसते हुए पर चेतावनी भरे स्वर में कहा था, अरे जुगराल, कभी तू किसी लालच में फंसकर उस तांत्रिक राक्षस के पास मत पहुंच जाना। वो वही दुष्ट है जो उस राजकुमारी को एक डिब्बी में बंद करके रखता है। फिर वो बात साफ साफ उसकी यादों में गूंज उठती है। उस डिब्बी के खुलते ही उसे चुराने वाले चोर खुद ब खुद बेहोश हो जाते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि पहली डिब्बी में सिर्फ बेहोशी की दवा रखी होती है और जैसे ही कोई उसे खोलता है वो गिर पड़ता है बेहोशी में, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। यही कारण है, वो साथी कहता था, कि कई बार कोई चोर वहां गया और खुद उस तांत्रिक के मुंह का निवाला बन गया। वो राक्षस तो चालाक है। असली राजकुमारी को वो दूसरी डिब्बी में रखता है जो बाद में खुलती है। जुगराल उस बात को याद करते ही चौंक उठता है। हाँ, यही तो हुआ था पिछली बार। वह बुदबुदाता है। पहली डिब्बी खुलते ही मैं और नागेश्वर दोनों बेहोश हो गए थे। अब की बार वो सतर्क है और इस बार वो सोचता है, अब की बार मैं तांत्रिक की हर चाल को मात दूंगा, उस राजकुमारी को लेकर ही लौटूंगा। फिर से उस बाग वाले कुएं में घुसते ही जुगराल ने वैसी ही प्रतिक्रिया दोहराई। दबे पांव आगे बढ़ते हुए वो तांत्रिक राक्षस के बिल्कुल पास पहुंच गया। फिर छटके से उसके सिर के नीचे से डिब्बी निकाल ली। अपने मुख पर कपड़ा बांधते हुए उसने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें रोक ली। फिर क्या, उसी डिब्बी को वहीं राक्षस के पास खोल दिया। जैसे ही उसमें से निकली दवा की गंध फैली, राक्षस एक झटके में बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम। जुगराल ने बिना समय गंवाए डिब्बी के अंदर छुपी दूसरी डिब्बी को भी अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सांसें थामे हुए ही बड़ी फुर्ती से उस कुएं से बाहर निकल गया। फिर नागेश्वर को अपने साथ लेकर चलते चलते जब जुगराल काफी दूर एक सुनसान जगह पहुंचता है, तो वहां एक बंद गुफा में जाकर रुकता है। फिर क्या, जुगराल जैसे ही सावधानी से डिब्बी खोलता है, एक तेज सुगंध के साथ उस डिब्बी से एक चमकदार रोशनी निकलती है और उसमें से निकली राजकुमारी को देख नागेश्वर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हे भगवान! नागेश्वर हैरानी से बोल उठता है। ये तो कोई अप्सरा लगती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो पूरी तरह उस राजकुमारी के सौंदर्य में मोहित हो जाता है, जैसे समय वहीं थम गया हो। उधर जब राक्षस को इस चोरी का पता चलता है तो वह बौखला उठता है। गुस्से से आगबूला होकर वह अपने सभी साथियों को लेकर चारों ओर खोजबीन में लग जाता है। इधर उधर भागते दौड़ते वह चोर जुगराल और नागेश्वर के आसपास तक तो पहुंच जाते हैं, मगर अफसोस, उस जुगराल और अपनी डिब्बी का कहीं पता ही नहीं चलता। थक हारकर निराश और चिल्लाए हुए वे सभी साथी दिन के छिपने पर वहीं जमीन पर गिरकर सो जाते हैं। उधर वहां छिपा हुआ चोर जुगराल उन्हें सोया हुआ देखता है, तो अवसर पाकर राक्षस तथा उसके सभी साथियों को अपनी तलवार से काट काट कर बेरहमी से मार देता है। फिर बिना समय गवाए वह अपने साथ नागेश्वर तथा राजकुमारी रेशमा को उस डिब्बी से निकालता है और वहां से तेजी से चल पड़ता है। नागेश्वर रेशमा की ओर मुड़कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आई हो तुम? रेशमा कुछ पल चुप रहती है। हाँ, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मेरा नाम रोशनी है और मैं दूर एक गांव से आई हूं। चोर जुगराल, नागेश्वर और अब रोशनी को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। दिन डलते डलते तीनों एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहां जुगराल कहता है, आज की रात हम यहीं रुकेंगे, सुबह होते ही फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पर रहने वाले क्षेत्रीय लोगों ने उन लोगों से वहां रुकने के लिए मना करते हुए कहा, यहां मत रुकिए, यहां एक सर्प रहता है जो सभी लोगों को डस लेता है। लेकिन चोर जुगराल उन क्षेत्रीय लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसी रास्ते पर पड़ने वाले एक घने वृक्ष को देखकर ठहर गया। वही पास में एक बहुत सुंदर तालाब भी था। चोर जुगराल, नागेश्वर और रोशनी को उसी जगह छोड़कर बाजार की ओर चल पड़ा, कुछ जरूरी सामान लाने के लिए। अब देखना यह है, क्या सच में उस स्थान पर कोई सर्प है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है।
बाजार से कुछ खाने पीने की चीजों के अलावा जुगराल एक बड़ा सा मिट्टी का ढक्कन, उसके साथ ही कई तेज चाकू और एक मजबूत रस्सी भी खरीद कर लाता है। जैसे वो किसी बड़ी तैयारी में जुटा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, मानो अब की बार वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वह उस ढक्कन में चाकू से छेद करता है और उन सारे चाकुओं को इस तरह फिट करता है कि उनकी तेज धारें ऊपर की तरफ हों। जुगराल की चालाकी देखो। फिर वह उस ढक्कन को रस्सी से मजबूती से बांधता है और नागेश्वर तथा रोशनी को पेड़ से थोड़ी दूरी पर सुला देता है। सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। उसके बाद वह खुद उस ढक्कन को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब क्या होने वाला है? अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर गहराती निस्तब्धता छाई हुई थी। तभी वही भयंकर नागराज, जिसके बारे में वहां के क्षेत्रीय लोगों ने बार बार चेताया था, यहां मत रुकना, वह सर्प सभी को डस लेता है। वही नागराज अचानक उस तालाब से धीरे धीरे बाहर निकल आता है। उसकी आंखें चमक रही थीं, फुफकार रह रहकर हवाओं को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वह सीधा उस पेड़ के नीचे आता है जहां जुगराल और उसके साथी विश्राम कर रहे थे। फिर वह अपनी अमूल्य मणि पेड़ की जड़ों के पास रख देता है और ओंस की बूंदें चाटते चाटते धीरे धीरे वहां से कुछ दूर चला जाता है, जैसे किसी गहरे रहस्य की खोज में हो या किसी और खतरे की आहट सुन चुका हो। उधर अवसर पाते ही जुगराल छत से अपने पास रखे चाकुओं वाले ढक्कन को उस मणि के ऊपर छोड़ देता है। उधर जैसे ही अपनी मणि का प्रकाश बुझता है, नागराज घबरा जाता है और तेजी से अपनी मणि की ओर लपकता है। वह मणि को पाने की बेचैनी में उस ढक्कन पर बार बार अपना फन मारने लगता है, लेकिन जैसे जैसे फन चाकुओं से टकराता है, उसके फन से खून की धारें बहने लगती हैं। दर्द से कराहता, घायल और निराश नागराज आखिरकार हार मानकर उस पेड़ के नीचे बने एक बिल में छिप जाता है। उधर अवसर पाकर जुगराल फुर्ती से उस पेड़ से नीचे उतरता है और बिना देर किए मणि को अपनी जेब में डाल लेता है। फिर जैसे ही वह सर्प मणि को लेकर पेड़ के पास उस रहस्यमयी तालाब में प्रवेश करता है, मणि के तेजस्वी प्रभाव से कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। जुगराल की आंखें चौंधिया जाती हैं और पल भर में ही वह पाताल लोक पहुंच जाता है। वहां की हवा, वहां की गूंज, सब कुछ जैसे एक नए भय और रोमांच से भरा हुआ था। जहां पर उसकी मुलाकात एक इच्छाधारी नागिन कृत्या से होती है। इच्छाधारी कृत्या अपने नागराज के मारे जाने के संबंध में जब वह सब कुछ जुगराल से सुनती है, तो वह जुगराल से झूठ मूठ का अपनापन जताने की बात करती है। लेकिन जुगराल उस नागरानी कृत्या से यह रिश्ता निभाने से साफ मना कर देता है। वह बड़ी विनम्रता से अपने दोस्त नागेश्वर के लिए उसे अपनाने की विनती करता है, लेकिन नागिन कृत्या नागेश्वर को अपनाने से साफ इनकार करना चाहती है, क्योंकि वह नागरानी कृत्या नागेश्वर के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी। असल में तो वो चोर जुगराल की परीक्षा ले रही थी। तभी नागरानी कृत्या अपना नाम बदलकर खुद को सत्या बताते हुए जुगराल से कहती है, अगर आपने आज के बाद इस मुलाकात के बारे में किसी और को कुछ भी बताया, तो आप पत्थर बन जाओगे। अगर आप इस शर्त पर अपने दोस्त के लिए मुझे ले जाना चाहते हो, तो मैं आपके साथ चल सकती हूं। जुगराल इच्छाधारी नागिन कृत्या की यह शर्त मान लेता है और फिर तालाब से बाहर निकल आता है। फिर जुगराल नागेश्वर को इच्छाधारी नागिन कृत्या के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। नागेश्वर जुगराल की बातें ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर मौन रहने के बाद धीमे स्वर में कहता है, अगर वह सचमुच मेरी नियति है, तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूं। इतना सुनते ही जुगराल मुस्कुराता है। फिर रोशनी और नागेश्वर को साथ लेकर उस रहस्यमय तालाब में प्रवेश करता है, जहां नागरानी कृत्या पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वे कृत्या के पास पहुंचते हैं, कृत्या अपनी चमकती आंखों और शांत चेहरे के साथ धीरे से कहती है, अब से मेरा नाम कृत्या नहीं, सत्या है। वह नागेश्वर की ओर नजरें उठाकर बेहद भावुक स्वर में कहती है, भगवान, मैं बस आपके ही इंतजार में थी। मेरे नागराज ने मरते समय कहा था, तू मेरी नहीं, बल्कि नागवंश में जन्मे एक श्रापित व्यक्ति की अमानत है। इसी कारण उसने मुझसे कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा। उसने मुझे एक अमानत की तरह सहेज कर रखा, ताकि जब समय आए मैं अपने असली स्वामी से मिल सकूं। इन शब्दों को सुनकर नागेश्वर की आंखों में एक साथ हैरानी, करुणा और प्रेम की झलक उभरती है। वह आगे बढ़ कृत्या, अब सत्या का हाथ थाम लेता है। तीनों, नागेश्वर, सत्या और रोशनी, एक नई शुरुआत के साथ तालाब के किनारे एक शांत जीवन की ओर बढ़ते हैं। और उधर
चोर जुगराल, जो अब अपने लक्ष्य को पूरा होते देख चुका था, कुछ जरूरी कार्यों के कारण अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। पर जाते जाते वह पीछे मुड़कर एक बार उस तालाब को देखता है और मन ही मन सोचता है, इस बार मैंने कोई चोरी नहीं की, बस एक अमानत को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। आगे क्या होगा, यही तो असली रहस्य है। क्या नागेश्वर, जो असल में राजकुमार सिद्धार्थ है, पहचान पाएगा इन दोनों स्त्रियों को? एक तरफ है नागिन कृत्या, जिसने अब खुद को सत्या कहकर सब कुछ छुपा लिया है, और दूसरी तरफ तांत्रिक राक्षस की कैद से छूटी हुई राजकुमारी रेशमा, जो अब रोशनी के नाम से एक नई जिंदगी जी रही है। क्या ये दोनों औरतें सच में अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुकी हैं, या फिर ये सब एक गहरा छलावा है? नागेश्वर के सामने तो एक दोराहा खड़ा है। एक तरफ राजधर्म और राज परिवार की रक्षा का कर्तव्य, और दूसरी तरफ ये दो रहस्यमयी औरतें जिनके अतीत से वह खुद भी अनजान है। क्या नागेश्वर अपने दिल की सुनकर इन दोनों पर विश्वास करेगा, या अपने दिमाग की बात मानकर सच की परतें खोलने का प्रयास करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वापस अपनी राजधानी लौटेगा? क्या वह फिर से सिंहासन संभालकर राज परिवार को संकट से बचा पाएगा, या फिर इन दोनों औरतों में से कोई एक उसका भाग्य ही बदल देगी? आगे की कहानी में होगा धोखा, रहस्य, प्रेम और राज का असली खेल। तैयार रहिए, क्योंकि अब जो होगा वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा।